हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। यह इस सीरीज का 7वां वीडियो है। इससे पहले के वीडियोस में हमने एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर लिया था। आज हम आधुनिक भारत से शुरुआत करेंगे। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, इससे पहले एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रम यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो थे पुर्तगाली आए थे, उसके बाद आए थे डच, उसके बाद आए थे अंग्रेज, उसके बाद आए थे डेनिश, उसके बाद आए थे फ्रेंच। तो ये क्रम बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो ये फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। आगे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वही वास्को डी गामा जो था भारत में आया था पश्चिमी तट पे कालीकट के बंदरगाह कालीकट पर 1498 में। उसने यहाँ पहुंचकर नए मार्गों की खोज की। पुर्तगालियों व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन एवं दीव, हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। और 1505 में जो फ्रांसिस्को द अल्मेडा है वो पुर्तगाली गवर्नर बनकर आता है, या वायसराय प्रथम गवर्नर था ये। और अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति का प्रतिपादन किया। इसका उद्देश्य था व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करना। ठीक है, इसका मुख्य जो नीति थी, इसके अंतर्गत जो नौसैनिक पावर है, नेवल जो पावर है, उसको बढ़ा के जो व्यापारिक मार्ग है उस पर नियंत्रण स्थापित करना था। अगला हमारा क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये पुर्तगाली थे। ऑप्शन हो जाएगा इसका उत्तर सी। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा डी, सूरत। ठीक है, कहीं कहीं आपको 1611 भी दिखेगा, मसूलीपट्टनम। ठीक है, बट वो एक ट्रेडिंग पोस्ट था और एक अस्थायी कारखाना जैसा था। तो 1613 में पूर्ण रूप से उसकी अंग्रेजों द्वारा स्थापना की गई फैक्ट्री की। इसके आगे एक्सप्लेनेशन इसका दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसी चीज़ को यहाँ बताया गया है। 1613 में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री के स्थापित की ध्यातव्य है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री अस्थायी रूप से मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। और यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को दूसरे भागों में भी फैलाया। सिगनी, अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? तो ये थॉमस बेस्ट हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था, ऑप्शन हो जाएगा डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है। तो इसमें ये संधि जरूर पूछी जाती है। तो जो पहला प्रथम जो कर्नाटक जो युद्ध हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो वो ख़त्म हुआ था एक्स ला शापेल की संधि के द्वारा। और इससे ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास पुनः अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। और कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट टोमे के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे है सेंट टोमे का युद्ध जो था वो 1746 में हुआ था। और ये अड्यार नदी के किनारे, अड्यार नदी पर स्थित सेंट टोमे नामक जगह पर हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1760 में वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था वांडीवास का युद्ध 1760 में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। युद्ध में जो थे फ्रांसीसी पराजित हुए थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था सर आयरकूट ने और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था काउंट डी लाली ने। अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये बिहार से प्राप्त होता था, उत्तर हो जाएगा ए। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? वही क्वेश्चन रिपीटेड है, ऑप्शन हो जाएगा ए उत्तर। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो इसका उत्तर है बी, अफीम। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारत, चीन, इंग्लैंड के मध्य व्यापार का मुख्य आधार अफीम, चाय और कपड़ा था।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बंगाल और बिहार आदि क्षेत्रों में अफीम की खेती पर एकाधिकार स्थापित किया और भारतीय किसानों से जबरन अफीम की खेती करवाई तथा चीन से व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए अफीम का चीन में निर्यात किया गया, क्योंकि ब्रिटेन को चीन से चाय, चीनी मिट्टी और बर्तन और रेशम की अधिक आवश्यकता थी। उसके बाद यही है, अतः विकल्पानुसार अफीम भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार था। हमारा अगला क्वेश्चन है खोजकर्ता और जन्म स्थान, उनको मिलाना है। तो इसमें देखते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो इटली के थे, ए हो जाएगा 3, और फ्रांसिस ड्रेक जो थे वो थे यूनाइटेड किंगडम के, तो सी हो जाएगा 2। A3 और C2 देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, A3 और C2 ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्तर हो जाएगा ए। इसका अभी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस जो हैं वो इटली है उनका जन्म स्थान। जैक्स कर्टियर जो हैं उनका जन्म स्थान फ्रांस है। सर फ्रांसिस ड्रेक ये हैं यूनाइटेड किंगडम के, ठीक है, ड्रेक पैसेज का आपने नाम सुना होगा। और उसके बाद है फर्डिनेंड मैगलन, ठीक है, ये पुर्तगाल के हैं। आपने मैगलन जल संधि का नाम सुना होगा। मैगलन जल संधि जो है पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को जोड़ती है। और जो ड्रेक पैसेज है, ज्योग्राफी की बात हो रही है यहाँ पे, ड्रेक पैसेज जो है वो अंटार्कटिका को साउथ अमेरिका से अलग करता है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। बक्सर की जो लड़ाई हुई थी वह 1764 में हुई थी। मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे थे। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने, ठीक है। हेक्टर मुनरो याद रखना है, एक बार किसी टेस्ट सीरीज में केवल थॉमस मुनरो दे दिया गया था और हेक्टर, इसीलिए पहला नाम याद रखें, वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, हेक्टर मुनरो था या थॉमस मुनरो था। इस युद्ध की समाप्ति के बाद इलाहाबाद में की 2 संधियाँ हुई। 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई, और उसकी दूसरी संधि जो हुई थी क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य। अगला हमारा क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद रजा खान, ऑप्शन ए। इसके बारे में दिया गया है इलाहाबाद की दूसरी संधि के माध्यम से शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो है उसकी दीवानी जो है स्थायी रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी, जिसके बदले कंपनी ने सम्राट को 26 लाख रुपए देगी तथा निजामत व्यय के लिए 53 लाख रुपए देने की संधि हुई इसमें। अगला हमारा क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब दी, दीवानी अधिकार? तो ये 12 अगस्त 1765 को। इसके आगे भी वही दिया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन। अगला हमारा क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशासनीय प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी बंगाल में द्विशासनीय प्रणाली। और इस द्विशासनीय प्रणाली को 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस निर्णय को 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने लागू किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने द्विशासन प्रणाली को लागू किया था, उसको हटाया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अब द्विशासन प्रणाली वही थी, दीवानी और निजामत का जो अधिकार था वो राजस्व से संबंधित जितना भी अधिकार था वो इनके पास था, कंपनी के पास, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो कार्य था वो जो राजा थे उनके पास था। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? ऑप्शन है कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण, गलत है। भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, यह भी गलत है। और बांटो और राज करो की नीति के कारण, ये सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी। और अगला हमारा जो टॉपिक है वो है क्षेत्रीय राज्य मैसूर और पंजाब टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में, ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया
एवं यहाँ फ्रांसीसी अधिकारियों ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। यह फ्रांस में स्थापित जैकोबियन क्लब की एक शाखा थी। टीपू सुल्तान ने इस क्लब का समर्थन किया और कथित तौर पर इसका सदस्य भी बना। अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कंस्तुनतुनिया, आधुनिक जो इस्तांबुल है, तुर्की, काबुल और मॉरिशस में अपने दूतमंडल भेजे। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्ष ब्लैंक है, में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मैंगलोर की संधि हुई पर हस्ताक्षर हुए किस वर्ष? तो 1784 में। उत्तर हो जाएगा डी। और इस संधि के बाद ही द्वितीय मैसूर युद्ध जो था वो खत्म हो गया था, जो कि 1780 से 84 तक चला, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो ये टीपू सुल्तान के साथ की थी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1790-92 में। ठीक है, इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग आधा भाग तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देने पड़े। ठीक है, अगला हम इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है लाइन, कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद कहा था, हमने अपने शत्रुओं को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। अगला हमारा क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था कहाँ से? शाह शुजा से। तो उत्तर हो जाएगा ए। इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं, बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये वर्ष 1900 में पारित हुआ था। उत्तर हो जाएगा सी। इसके द्वारा जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना काफ़ी हद तक प्रतिबंधित कर दिया गया और इसका व्यापक विरोध हुआ था, जिसको लीड किया था लाला लाजपत राय ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वर्ष 1909 में हुई थी। उत्तर हो जाएगा बी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले पंजाब प्रांत में वर्ष 1909 में पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना की गई। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हरिद्वार के कुंभ मेले में हुई थी। ठीक है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना पहले हो गई थी, बाद में हिंदू महासभा की स्थापना हुई। कुंभ मेले में सार्वदेशिक हिंदू सभा के नाम से की गई। वर्ष 1921 में इस संस्था का नाम बदलकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा कर दिया गया। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो इसे ध्यान से पढ़ना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जो कि 1834 में बने थे। और तो इसका उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि कहीं भी आपको यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो नाम नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। वारेन हेस्टिंग जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था इन्हें। तो यहाँ भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, बंगाल का अगर पूछा जाता तो वारेन हेस्टिंग्स होते हैं। और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, यहाँ पे गवर्नर जनरल की बात हो रही है, इसीलिए वारेन हेस्टिंग्स होगा, गवर्नर केवल तो वो रॉबर्ट क्लाइव होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। इसमें 23 जून 1757 में प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। ठीक है, पता नहीं अभी तक लोग इन लोगों के नाम के पीछे लॉर्ड क्यों लगाते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? वही उत्तर है लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव। अगला हमारा क्वेश्चन है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका जो उत्तर है वो सर लियोनल कॉर्टिस है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सर लियोनल कॉर्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। इसे द्वैत शासन के तहत भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी।
अगला हमारा क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन। और इसमें इस समय जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे, सॉरी लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1562 में ठगों को बंदी बना लिया और अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित किया गया। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में ठगी का उन्मूलन का श्रेय किसे प्राप्त है? तो WH स्लीमैन है इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी थे। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। और पूर्वी भारत की पहली यात्री ट्रेन जो है 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली के मध्य चलाई गई थी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार जो है वो विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? तो सती प्रथा का उन्मूलन उन्होंने प्रारंभ किया, सही है। दास प्रथा का उन्मूलन उन्होंने प्रारंभ किया, ये भी सही है, माना जा सकता है, क्योंकि बेंटिक के काल में ही चार्टर एक्ट 1833 पारित किया गया था। इसमें दास प्रथा का उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। लेकिन जो अंतिम रूप से जो उन्मूलन होता है, या सॉरी औपचारिक रूप से जो उन्मूलन होता है वो एलन बड़ो के समय होता है, बट इसको सही माना जा सकता है चार्टर एक्ट 1833 के कारण। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, तो ये गलत है ऑप्शन, ये इसमें शायद डलहौजी के काल में ये हुआ था। ठगों के संगठित गिरोह का दमन, ये भी सही है, तो उत्तर हो जाएगा 1 to 4, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कैनिंग था 1857 में, यहीं पे होता है 1857 का विद्रोह। और कैनिंग जो था वो भारत की में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त पहला वायसराय था। ठीक है, पहला वायसराय था भारत का कौन? कैनिंग था। ठीक है, इसी के समय 1857 का विद्रोह होता है। उसके बाद जो एक्ट आता है 1858 का एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और उसी में वायसराय के पद का निर्माण किया जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये लिटन था। 1876 में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। अग्रगामी नीति मतलब एग्रेसिव पॉलिसी, और जो कुशल आक्रमणता की नीति थी, तो कुशल आक्रमणता की जो नीति है वो लॉर्ड लॉरेंस जो हैं वो इसके जनक माने जाते हैं अफगानिस्तान के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो स्ट्रेची आयोग से संबंधित वो हैं। उसके बाद है शस्त्र अधिनियम से वो संबंधित हैं, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से भी वो संबंधित हैं, और इल्बर्ट पिट से वो संबंधित नहीं है, लॉर्ड रिपन के समय आया था। तो उत्तर हो जाएगा डी। स्ट्रेची कमीशन जो थी मुख्यतः एक अकाल आयोग था, जिसको भारत का पहला अकाल आयोग भी कहा जाता है। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? ठीक है, आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण से संबंधित है लॉर्ड मेयो। इनका शासनकाल 1869 से 72 तक था, और इन्हें शैक्षणिक, आर्थिक, प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। 1870 में एक संकल्प जारी किया गया। इसे रिजोल्यूशन में सर्वप्रथम औपनिवेशिक आर्थिक संरचना के विकेंद्रीकरण की बात की गई, तथा केंद्रीय और प्रांतीय वित्त विभाजन की दिशा में पहला प्रयास किया गया। साथ ही प्रांतीय सरकारों से को कुछ स्वायत्तता देते हुए उन्हें जेल, शिक्षा और चिकित्सा आदि सेवाओं के लिए कुछ केंद्रीय राजस्व से कुछ राशि दी गई। ठीक है, और जो लॉर्ड मेयो हैं इनकी हत्या कर दी जाती है एक अफगान व्यक्ति के द्वारा। किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? किसने एनेक्स किया था सिंध को? तो वो थे नेपियर। ठीक है, गवर्नर जनरल इस समय थे लॉर्ड एलन बड़ो। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंध को विजय के समय कौन गवर्नर जनरल थे? तो लॉर्ड एलन बड़ो थे। 1843 में चार्ल्स नेपियर द्वारा सिंध विजय को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग
मैकडोनल्ड जो है, रैमजे मैकडोनल्ड, ये कॉम्युनल अवार्ड से संबंधित है, तो पहला हो जाएगा 2। लिनलिथगो जो है वो मुख्यतः अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है, बी हो जाएगा ये। अगला है डलहौजी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया? तो सतारा था, संबलपुर था और नागपुर भी था, जयपुर नहीं था, तो उत्तर हो जाएगा बी, जयपुर। अब इसमें ईयर पूछ सकता है आपसे कि कब कब किस किस ईयर में मिलाया गया। तो डलहौजी का जो कार्यकाल है वो 1848 से 56 है। और सबसे पहले उन्होंने सतारा को मिलाया 1849 में, जैतपुर और संबलपुर को मिलाया 1849 में ही, बघाट को मिलाया 1850 में, उदयपुर को मिलाया 1852 में, झांसी को 1854 में, नागपुर को 1854 में, जयपुर इसमें शामिल नहीं था। और आप कोशिश करें कि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक बना लें ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा इजी हो बनाने में इसे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो ये संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति, रिंग फेंस की पॉलिसी हेस्टिंग्स तथा वेलेजली से संबंधित थी। और हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध व अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्रदान प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना, अथवा हम यह भी कह सकते हैं अपने पड़ोसी राज्य की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित हो। ठीक है। और उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था का कार्य इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए, और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। ठीक है। अवध जो था बंगाल का जो पड़ोसी रियासत थी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था कौन? पेशवा बाजीराव द्वितीय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि की गई। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, सही है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्ति करने का अधिकार था, ये भी सही है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, ये भी सही है। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया, ये भी सही है। तो उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। और जो ये रिजोल्यूशन आया था वो 14 दिसंबर 1870 को आया था। इसे मेयो रिजोल्यूशन या प्रांतीय सरकारों का चार्टर भी कहा जा सकता है। और आगे जो है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्न में से किस देसी रियासत को, इससे ऊपर का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, बट जो वही चीज़ दी गई है जो हमने ऊपर डिस्कस किया एक एक पॉइंट पे। निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो उन्होंने सिंध को तो मिला लिया था, उसके बाद अवध को भी मिलाया था, सतारा को भी मिलाया था, ग्वालियर को नहीं मिला था, तो उत्तर हो जाएगा बी। सिंध का विलय जो है वो लॉर्ड एलन बरो के समय किया गया। डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय किया, और व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा सतारा का विलय किया गया 1849 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया? तो ये लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था 1911 में। ठीक है। और इसमें रास बिहारी बोस थे मुख्य, इसमें उन्होंने इसको लीड किया था, बम फेंकने की जो घटना थी उसको। ब्रिटिश सरकार 1911 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली करने की घोषणा की, और 23 दिसंबर 1912 को नई राजधानी दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का भव्य राजकीय प्रवेश जुलूस निकाला जा रहा था। इस राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में वायसराय की हाथी हौदे पर क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया। इस हमले में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय गंभीर रूप से घायल हो गए और महावत मारा गया। ये क्वेश्चन है। और देखिए ये रास बिहारी बोस, जैसा कि हमने बता रहा था मैंने, उसी रास बिहारी बोस का जिक्र किया गया इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई?
तो वर्ष 1931 में दी गई थी। तो इस समय जो वायसराय हैं वो इरविन है, ठीक है। इसी में गांधी इरविन समझौता हुआ था और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो ये लॉर्ड कर्जन था जिसने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स, जिसे आज हम एनसीसी के रूप में जानते हैं, इसकी स्थापना की। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने स्वतंत्र भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस, दूरदर्शिता एवं उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर, खान बहादुर की उपाधियां प्रदान की गई? तो ये की गई थी। इसका उत्तर बीपीएससी ने ई दिया है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों ने अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, खिलत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि जो थी राय बहादुर और मुस्लिमों और पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर की थी। 1859 और 60 में इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो उस समय जो कार्यकाल है इनमें से किसी का भी नहीं है 1859 से 60 के बीच में, इसीलिए उत्तर दिया गया है ई। अगर हम एक एक अगर डिस्कस करें तो 1884 तक इनका शासनकाल था। लगभग 1878 के आसपास इनका कार्यकाल था। जो लॉर्ड मेयो है इनका कार्यकाल लगभग 1872 के आसपास था। मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, बस एक हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो एक प्रोसेस बता रहा हूँ। लॉर्ड डफरिन जो है इनके समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो लगभग 1884 का ये कार्यकाल रहा, इसीलिए उत्तर हो जाएगा ई। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया तो वो सी राजगोपालाचारी थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। स्वाधीन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वही थे और 26 जनवरी 1950 तक वह पद पर रहे थे। इससे पहले वह मद्रास के मुख्यमंत्री रहे 1952 से 54 तक, और 1959 में इन्होंने स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो ये राजगोपालाचारी थे। अगर आपको स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, ठीक है। भारतीय अगर पूछा जाए तो राजगोपालाचारी होगा उसका उत्तर। अगला हमारा टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, जिसे हम अगले वीडियोस में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।